कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। मैं RS प्रसाद सर आज आप लोगों को नागरिक शास्त्र का अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर तथा इसके पाठ को भी थोड़ा बताने जा रहा है। इसमें हमारी न्याय व्यवस्था है। देखते हैं न्याय व्यवस्था में क्या कुछ आता है। तो ये सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ का ये उच्च न्यायालय बिलासपुर है, जो कि बिलासपुर में स्थित है। और कुछ चीजें जो होती हैं, जैसे आपका ये है, आपका जिला एवं सत्र न्यायालय है, ये रायपुर का है। थोड़ा सा और इसमें देखते हैं डिपार्टमेंट वगैरह। तो सर्वोच्च जो न्यायालय उच्चतम न्यायालय होता है, फिर उच्च न्यायालय आता है, फिर जिला एवं सत्र न्यायालय आते हैं, फिर जिला न्यायालय दीवानी मामले, फिर इनके व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, फिर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2। इधर जो आता है सत्र न्यायालय फौजदारी मामले आते हैं, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी होता है और न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी। इस तरह से ये पूरा सिस्टम बटा हुआ रहता है। चलते हैं इसमें जानने के लिए, इन सभी कार्य प्रणाली को जानने के लिए किसी एक मुकदमे को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलते हैं मुकदमे को लेते हुए, जैसा कि पुस्तक में दिया हुआ है उसी तरह से हम भी बात करते हैं। तो ये एक चैतू सिंह और राम सिंह के बीच का झगड़ा दिखाया गया है। तो चैतू सिंह और राम सिंह के बीच में क्या झगड़ा हुआ, उसका निपटारा कैसे क्या करते हैं, उसके बारे में पूरा ये लेसन दिया हुआ है। तो इसको बच्चों ध्यान से समझेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ क्या कुछ होता है, बहुत काम का लेसन है और जो हमारे जीवन में हमेशा घटता रहता है। चलिए पहले जानते हैं इसके बारे में। तो सोनपुर गांव में दो किसान रहते थे, चैतू और राम सिंह। इन दोनों के खेत पास पास थे। कुछ सालों से उन दोनों में जमीन के विषय में कहासुनी चल रही थी। राम सिंह ने चैतू के खेत की मेड़ को तोड़ करके धीरे धीरे अपने खेत की ओर बढ़ा लिया था। एक दिन चैतू ने नहर का पानी अपने खेत में भरा, लेकिन उसी रात राम सिंह ने चैतू के खेत की मेड़ तोड़कर पानी अपने खेत में भर लिया। दूसरे दिन सुबह चैतू जब अपना खेत देखने गया तो उसने देखा कि उसके खेत में बिल्कुल पानी नहीं है, जबकि राम सिंह के खेत में काफी पानी भरा है। उसने खेत में काम कर रहे मान सिंह यानी राम सिंह से कहा कि तुमने यह ठीक नहीं किया, तुम मेरी फसल को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। राम सिंह ने कहा कि मैंने ठीक किया है। चैतू ने कहा, चोरी और सीना जोरी? मैं अभी तक शांति से काम निकालना चाहता था, परंतु तुम मेरी कमजोरी समझ रहे हो। अब मैं तुम्हारे द्वारा दबाई हुई अपनी जमीन भी वापस लेकर रहूंगा। चैतू ने अपने गांव के सरपंच को बताया कि राम सिंह ने उसकी जमीन हड़प ली है तथा उसके खेत का पानी भी अपने खेत में बहा लिया है। पंचायत की बैठक में दोनों की बात सुनी गई। पंचायत ने राम सिंह को समझाया कि वह चैतू के साथ झगड़ा न करे और उसकी जमीन वापस कर दे, लेकिन राम सिंह ने पंचायत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तब चैतू ने राम सिंह के विरुद्ध तहसीलदार के न्यायालय कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की सोची। सरपंच ने चैतू को सलाह दी कि वह वकील के पास जाए और इस मामले को बताए। वकील ने चैतू की जमीन से संबंधित सभी कागजात जैसे पट्टा की फोटोकॉपी तथा पटवारी से विवादित भूमि खसरा B1 की नकल लाने को कहा और उसने मामले की पैरवी करने के लिए फीस के रूप में 1500 रुपए मांगे। चैतू ने इस रकम को किस्तों में देने को कहा। चलिए पहले जानते हैं इसमें दीवानी मुकदमे किसे कहते हैं। तो प्रश्न उत्तर भी चलते रहेंगे बीच में। तो ये उत्तर है, जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूर मालिक के बीच पैसों के लेन देन में जो विवाद होता है उसे दीवानी मुकदमे कहते हैं। कोर्ट कचहरी के अलावा गांव में न्याय पाने के लिए क्या उपाय है? तो कोर्ट कचहरी के अलावा गांव में न्याय पाने के लिए ग्राम पंचायत होता है, उसमें जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चैतू ने सरपंच को अपने झगड़े की बात क्यों बताई? चैतू ने अपने गांव के सरपंच को बताया कि राम सिंह ने उसकी जमीन हड़प ली है। चैतू ने सरपंच को यह बात इसलिए बताया ताकि उसे न्याय मिल सके, लेकिन राम सिंह ने पंचायत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तब सरपंच ने चैतू को सलाह दी कि वह वकील के पास जाए और इस मामले की जानकारी दे। चैतू के मामले की सुनवाई किस न्यायालय में शुरू होने वाली थी? तो चैतू के मामले की सुनवाई जिला न्यायालय दीवानी मामले में शुरू होने वाली थी। चैतू ने वकील को पैसे क्यों दिए? वकील ने जमीन के कागजात क्यों मंगाए? चैतू ने वकील को पैसे अपने मामले की पैरवी करने के लिए दिए। वकील ने चैतू से जमीन के कागजात इसलिए मंगाए ताकि उसे जिला न्यायालय में पेश कर सके। और वकील का लाभ क्या होता है, काम क्या होता है ना? वकील का काम है न्यायालय में अपने पक्षकार के पक्ष में
पैरवी तथा अपने पक्षकर को न्यायालय में जीत दिलवाना होता है। राम सिंह और चैतू की मारपीट होती है इसमें। इस बीच एक दिन खेत पर दोनों में काफी कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ी कि राम सिंह ने डंडे से चैतू के सिर पर हाथ पर जोर से वार किया। चैतू के सिर पर चोट लगने के कारण खून निकलने लगा। उसका हाथ भी टूट गया। पास के ही खेत में मंगल किसान काम कर रहा था। उसने भी इस घटना को देखा और उसी ने आकर चैतू की मदद की और घर तक पहुंचाया। थाने में रिपोर्ट देखो क्या होती है। चैतू का लड़का एक पड़ोस की मदद से पिता को थाने ले गया। चैतू ने राम सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाई। थाने के मुंशी ने कोरे कागज पर रिपोर्ट लिखी। यह घटना की पहली रिपोर्ट यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या FIR थी। चैतू ने उस पर हस्ताक्षर किए तथा मुंशी से अनुरोध किया कि वह उसे रजिस्टर में दर्ज कर उसकी एक प्रति उसे अवश्य दे। मुंशी ने थानेदार को कोरे कागज पर लिखी रिपोर्ट दिखाई और कहा कि ये लोग इसे रजिस्टर में दर्ज को कर रहे हैं। थानेदार ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी और इसे रजिस्टर में दर्ज कर उसकी एक प्रति चैतू को देने को कहा। इसके बाद उसने एक सिपाही के साथ चैतू को इलाज के लिए शासकीय अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में चैतू का इलाज हुआ और वह घर गया। FIR क्या है जानना जरूरी होता है। यदि आप किसी घटना की शिकायत या किसी बात की सूचना पुलिस को देना चाहते हैं तो पास के थाने में जाकर घटना की प्रथम सूचना लिखवानी होती है। इसे अंग्रेजी में FIR या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने पर ही पुलिस मामले की जांच व कार्रवाई करती है और यह पुलिस का कर्तव्य भी है। FIR में अपराध का विवरण, अपराधी का नाम, स्थान, अपराध का समय, गवाहों के नाम आदि लिखे जाते हैं। जो भी जानकारी अपराध से संबंधित हो तथा मालूम हो उसे अवश्य ही उसमें लिखना चाहिए। थाने में FIR कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पढ़ा लिखा हो तो स्वयं लिख करके एवं उस पर हस्ताक्षर कर वह पता लिख दिया जा सकता है। मौखिक बताने पर थानेदार रिपोर्ट लिख लेता है और पढ़कर सुनाता है, फिर उस पर जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर करवाता है। FIR एक खास रजिस्टर रोजनामचा में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि रोजनामचा में रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस की जांच की कार्रवाई अनिवार्य हो जाती है। FIR लिखवाने वाले को उसकी एक प्रति निःशुल्क मिलती है। यदि कोई थानेदार या मुंशी FIR दर्ज नहीं करता तो रिपोर्ट लिखवाने वाला रिपोर्ट सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट को डाक से भेज सकता है। इसके अलावा पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन नंबर 100 यानी 100 पर भी रिपोर्ट की सूचना दी जा सकती है। थाने में चैतू ने क्या रिपोर्ट लिखवाई होगी, विवरण लिखें। तो थाने में चैतू ने राम सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाई। थाने के मुंशी ने कोरे कागज पर रिपोर्ट लिखी। यह घटना की पहली रिपोर्ट यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या FIR थी। चैतू ने उस पर हस्ताक्षर किए तथा मुंशी से अनुरोध किया कि वह उसे रजिस्टर में दर्ज कर उसकी एक प्रति उसे अवश्य दे। मुंशी ने थानेदार को कोरे कागज पर लिखी रिपोर्ट दिखाई और कहा कि ये लोग इसे रजिस्टर में दर्ज करने को कह रहे हैं। थानेदार ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी और उसे रजिस्टर में दर्ज कर उसकी एक प्रति चैतू को देने को कहा। इसके बाद उसने एक सिपाही के साथ चैतू को इलाज के लिए शासकीय अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में चैतू का इलाज हुआ और वह घर आ गया। रिपोर्ट की एक प्रति लेना क्यों आवश्यक होता है? तो उत्तर है इसका, रिपोर्ट की एक प्रति लेना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर कोई थानेदार या मुंशी हमारी रिपोर्ट के संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम उस रिपोर्ट की एक प्रति सीधे पुलिस अधीक्षक को प्रेषित कर उचित कार्रवाई करवा सकते हैं। इसलिए हमें रिपोर्ट की एक प्रति लेना आवश्यक है। अगर कोई थानेदार आपकी FIR न लिखे तो आप क्या कर सकते हैं? अगर कोई थानेदार हमारी FIR न लिखे तो हम या रिपोर्ट लिखने वाला अपनी रिपोर्ट सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट को डाक से भेज सकता है। इसके अलावा पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन नंबर 100 पर भी रिपोर्ट की सूचना दी जा सकती है।
जुर्म की छानबीन, जब रिपोर्ट हो गई तो छानबीन तो जरूरी है, तो एफआईआर के आधार पर थानेदार ने छानबीन करना तय किया। दोपहर को थानेदार चैतू के घर पहुंचा। उसने चैतू को देखा तथा डॉक्टर के इलाज व पर्ची को पढ़ा। डॉक्टर की पर्ची से पता चला कि चोट काफी गहरी है, चैतू का हाथ टूट गया था। थानेदार ने चैतू के पड़ोसियों से भी पूछताछ की। पड़ोसी मंगल ने खेत में हुए झगड़े की पूरी बात बताई। थानेदार को यकीन हो गया कि अपराध गंभीर है। थोड़ी देर बाद थानेदार राम सिंह के घर पहुंचा और उसे बताया कि चैतू को तुमने गंभीर चोट पहुंचाई है, इसलिए तुम्हें चोट पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। थानेदार उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया। थाने में राम सिंह से पूछताछ की गई। राम सिंह इस बात से मना कर रहा था कि उसने चैतू की पिटाई की। थानेदार उसे जुर्म कबूल करने पर जोर दे रहा था, परंतु वह साफ इनकार कर रहा था। पुलिस थाने में किसी पर भी अपना जुर्म कबूल करने की जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। यदि थाने में कोई अपना जुर्म कबूल कर भी ले तो उसके आधार पर उसे सजा नहीं हो सकती। जुर्म कबूल करना तभी माना जाएगा जब वह कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने जुर्म कबूल करे। पुलिस का काम तो सिर्फ मामले की छानबीन करके कचहरी में सबूत पेश करना है। पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती। कचहरी में सारे मामले की सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट ही सजा सुना सकता है। गिरफ्तारी, देखो इसके बाद अब शुरू हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई है तो गिरफ्तारी भी चालू होगी। पुलिस जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे यह बताना जरूरी होता है कि उस व्यक्ति को किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि उसे यह नहीं बताया जाता है तो वह व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह पुलिस से पूछे और जुर्म बताए जाने पर ही उसके साथ जाने को तैयार हो। बिना जुर्म बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर पास के न्यायालय में उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना आवश्यक है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का यह भी हक है कि वह जल्दी से जल्दी अपने बचाव के लिए किसी वकील की सहायता ले सके। पुलिस किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करती है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। गिरफ्तारी नहीं करने पर वह व्यक्ति अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट कर सकता है या फिर कोई दूसरा अपराध कर सकता है, अर्थात गिरफ्तारी कोई सजा नहीं होती। प्रश्न है, राम सिंह को किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया गया? उत्तर इसका, चैतू को गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में राम सिंह को गिरफ्तार किया गया। फिर प्रश्न है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना क्यों गिरफ्तार किया जाता है? तो पुलिस किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करती है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। गिरफ्तार नहीं करने पर वह व्यक्ति अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट कर सकता है या फिर वह कोई दूसरा अपराध कर सकता है, इसलिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। सजा कौन दे सकता है? सजा हमेशा न्यायालय के न्यायाधीश दे सकता है। गिरफ्तारी और सजा में क्या अंतर है? गिरफ्तारी और सजा में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, पुलिस किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करती है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। गिरफ्तार नहीं करने पर वह व्यक्ति अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट कर सकता है या फिर कोई दूसरा अपराध कर सकता है, इसलिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। सजा, अपराधी के खिलाफ थाने में जुर्म दर्ज हो जाने के बाद जुर्म कबूल करना तभी माना जाएगा जब वह कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने जुर्म कबूल करे। पुलिस का काम तो सिर्फ मामले की छानबीन करके कोर्ट में सबूत पेश करना है। पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती। कोर्ट में सारे मामले की सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट ही सजा सुना सकता है। यह गिरफ्तारी और सजा में मुख्य अंतर है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील से सहायता लेने की अनुमति क्यों दी जाती है? उत्तर है इसका, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील से सहायता लेने की अनुमति इसलिए दी जाती है ताकि वह अपना बचाव कर निर्दोष साबित हो सके। फौजदारी और दीवानी मामले को उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर है इसका, फौजदारी मामले ऐसे अपराध जिनसे समाज की शांति भंग होती है उसे फौजदारी मामले या अपराध कहते हैं। उदाहरण, चोरी, रिश्वत, डकैती, हत्या, मारपीट आदि होती है। दीवानी मामले जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूर मालिक के बीच पैसों के लेन देन में जो विवाद होता है, ऐसे विवादों को दीवानी मुकदमे कहते हैं। उदाहरण है जमीन विवाद, मजदूर और मालिक के बीच पैसों की लेन देन का विवाद आदि।
जमानत क्या होती है? पकड़ा गया व्यक्ति, उसका जमानत करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। थानेदार ने राम सिंह को हवालात में बंद कर दिया। उसने थानेदार से बहुत मिन्नत की कि उसे छोड़ दिया जाए। थानेदार ने राम सिंह को बताया, तुम्हें जमानत पर ही छोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास पैसे, जमीन, जायदाद इत्यादि हो तो वह तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता है। यदि तुम्हारे पास खुद की जमीन, पैसा हो तो तुम भी अपना बांड मुचलका जमानत राशि भर सकते हो। राम सिंह के पास 15 एकड़ जमीन थी, अतः उसने अपना बॉन्ड खुद भरा। थानेदार ने कहा, जब भी तुम्हें कचहरी में बुलाया जाएगा तो तुम्हें वहां हाजिर होना पड़ेगा। अब तुम घर जा सकते हो। ये बच्चों मुचलका है। मुचलका जमानत राशि होती है जो किसी व्यक्ति को छुड़ाने पर दी जाती है, जिसके बदले वो व्यक्ति छूटता है। चलिए पहली पेशी देख लेते हैं। जमानत के बाद पेशी शुरू हो चुकी है। पहली पेशी में राम सिंह को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। पुलिस की तरफ से सरकारी वकील ने राम सिंह द्वारा किए गए जुर्म की बात मजिस्ट्रेट के सामने बताई। FRI की प्रति और डॉक्टर की रिपोर्ट भी दी तथा चैती को गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप राम सिंह पर लगाया गया। मजिस्ट्रेट ने राम सिंह से पूछा कि अपना जुर्म मानते हो? राम सिंह ने मना कर दिया। मजिस्ट्रेट ने अगली पेशी की तारीख दे दी। गवाह और पेशी। राम सिंह ने अपने पक्ष में कुछ दोस्तों के नाम गवाही के लिए दिए थे। चैतू ने जो रिपोर्ट थाने में लिखवाई उसमें गवाहों के रूप में एक पड़ोसी और मंगल किसान का नाम था। इन सबको मजिस्ट्रेट का आदेश समन मिला कि उन्हें कचहरी में गवाही देने के लिए उपस्थित होना है। 15 दिन बाद जब दूसरी पेशी की तारीख आई तब सब गवाह द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की कचहरी में पहुंचकर पुकार हुई और गवाहों ने बारी बारी से घटना के दिन की सारी बातें बताई। दोनों पक्ष के वकीलों ने गवाहों से पूछताछ की। तीसरी पेशी में दोनों पक्ष के वकीलों में बहस हुई। इस प्रकार वकीलों द्वारा पूछताछ और बहस होते रहने के कारण केस 2 साल तक चला। अंत में मजिस्ट्रेट ने राम सिंह को जानलेवा मारपीट करने के जुर्म में दोषी पाया और अपने फैसले में राम सिंह को 3 वर्ष की सजा सुनाई। गवाह पेश करना क्यों जरूरी है? तो उत्तर है, ये प्रश्न है आपका, गवाह पेश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गवाह से पूछताछ के बाद ही न्यायाधीश जज अपना फैसला सुनाता है। गवाहों से पूछताछ करना क्यों जरूरी है? जिसका उत्तर है, गवाहों से पूछताछ करना इसलिए जरूरी है ताकि जुर्म के बारे में सही जानकारी का पता न्यायाधीश को चल सके। इसी कारण गवाहों से पूछताछ करना जरूरी है। पुलिस के काम और मजिस्ट्रेट के काम में क्या अंतर है? तो पुलिस के काम और मजिस्ट्रेट के काम में ये अंतर है। तो मजिस्ट्रेट का काम इधर लिखा हुआ है और ये पुलिस का काम लिखा हुआ है। तो पहले देखते हैं ये मजिस्ट्रेट। दोनों पक्षों, पक्ष और विपक्ष की बातों को सुनना तथा सारे सबूतों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर अपना फैसला निष्पक्ष सुनाना। पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का काम है अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराधी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश करना। मजिस्ट्रेट अपना फैसला किन बातों को ध्यान में रख करके करता है? तो मजिस्ट्रेट अपना फैसला दोनों पक्षों की बातों को सुनकर अपना फैसला सुनाता है। सेशन कोर्ट में अपील जिला मुख्यालय में। तो राम सिंह कोर्ट कचहरी के चक्कर में बर्बाद हो गया। उसकी खेती बाड़ी के कार्यों में बहुत बाधा पहुंची थी। उसे चिंता हो रही थी कि 3 साल की सजा में उसकी पूरी खेती चौपट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसे अपने वकील से कहा, क्या अब कोई उपाय नहीं है जिससे मेरी सजा माफ हो जाए? वकील ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करूंगा। जब तक वहां का फैसला नहीं होगा तुम्हें जेल नहीं जाना होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायिक दंडाधिकारी का फैसला सेशन जज बदल सकता है। सेशन कोर्ट में तुम्हें बार बार पेशी के लिए आने की जरूरत भी नहीं होगी। तुम समय समय पर फीस देते रहना। इस प्रकार राम सिंह ने वकील ने सेशन कोर्ट यानी कि सत्र न्यायालय में अपील की। वहां पर राम सिंह के बचाव के लिए उसके वकील ने मंगल को राम सिंह के पक्ष में गवाही देने को कहा, पर मंगल ने साफ इनकार कर दिया। यहां मामला 1 साल तक चला।
सेशन जज ने राम सिंह की सजा 3 साल से घटाकर 2 साल कर दी। तो सबसे पहले ये देखो खालिस्तान दिया हुआ है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फैसला जज बदल सकता है, तो कौन बदल सकता है? सेशन बदल सकता है। और नंबर 2 सेशन है, यहाँ पर फिर से भरना है। सेशन न्यायालय में अपराधी बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी अपराधी को इस न्यायालय में बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 3 है, राम सिंह का वकील क्या गलत तरीका अपनाने की कोशिश कर रहा था? तो बताना है इसका उत्तर। राम सिंह का वकील गलत तरीका अपनाने की कोशिश कर रहा था कि वे सेशन कोर्ट में राम सिंह के पक्ष में मंगल को गवाही देने को कह रहा था, पर मंगल ने गवाही देने से साफ साफ मना कर दिया। उच्च न्यायालय की बात चलते हैं लेकर के। तो राम सिंह फैसला सुनाकर दुखी हुआ, फैसला सुनकर दुखी हुआ, किंतु उसने हार नहीं मानी। उसने अपने वकील से पूछा कि इस सजा से बचने का क्या उपाय है। वकील ने सलाह दी कि उच्च न्यायालय में फैसला बदला जा सकता है। वकील ने कहा कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, यह राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। किसी भी मुकदमे के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय में मुजरिम और गवाहों को नहीं बुलाया जाता, केवल केस फाइल के आधार पर बहस होती है और फैसले होते हैं। राम सिंह के कहने पर वकील ने उच्च न्यायालय में अपील की। लगभग 4 माह बाद उसके केस पर बहस प्रारंभ हुई। वकील ने राम सिंह की सजा को माफ कराने की बहुत कोशिश की। उच्च न्यायालय के जज ने निचली अदालतों के फैसले को बारीकी से जांचा तथा वकीलों की बहस को सुना। अंत में जज ने सेशन जज के फैसले को सही पाया और राम सिंह की 2 साल की सजा को बरकरार रखा। इस प्रकार राम सिंह को 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। वकील ने राम सिंह से जेल में मुलाकात की और उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि तुम्हारी सजा को मैं सर्वोच्च न्यायालय में माफ करवाऊंगा। राम सिंह ने कहा, साहब सर्वोच्च न्यायालय में और अधिक पैसे खर्च होंगे, वहां भी ऐसा ही फैसला होगा, मुझे अब कहीं नहीं जाना है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अंतिम न्यायालय होता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे प्रमुख न्यायालय है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है तथा जिला स्तर पर भी न्यायालय होते हैं। फौजदारी मामलों के लिए सेशन कोर्ट तथा दीवानी मामलों के लिए जिला कोर्ट होता है। अब आप समझ गए होंगे कि राम सिंह का मामला सबसे पहले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी के न्यायालय में गया, इसके बाद जिला के सत्र न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय में गया। इस प्रकार न्यायालय की व्यवस्था तहसील, जिला, राज्य एवं देश में की गई है। हमारे राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में तथा देश का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय देश का बड़ा और अंतिम न्यायालय होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फैसला सेशन जज बदल सकता है। किसी घटना की सूचना को देना ही FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहलाता है। जमीन जायदाद के झगड़े का निपटारा दीवानी मामले के अंतर्गत होता है। राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय में मुजरिम और गवाहों को नहीं बुलाया जाता, केवल केस फाइल के आधार पर बहस होती है और फैसले होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, चलो देखते हैं। है गिरफ्तारी कोई सजा नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, ये गिरफ्तारी कोई सजा नहीं, तो यहाँ पे सजा भरा जाएगा। दूसरा है, पुलिस नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर कितना है? 100 यानी 100 है। नीचे दिए गए विवरण को पढ़कर खाली स्थान भरें। देखो उसी की एक शॉर्ट फॉर्म में कहानी सुनाई गई है। तहसीलदार ने मामले की सुनवाई के लिए आगे, यहाँ आगे आएगा, आगे की तारीख दी। पहली पेशी, यहाँ पर पेशी भरा जाएगा। मैं चैतू से जमीन के विवाद के बारे में विस्तार से जानकारी ली और दूसरी पेशी के लिए उसे 3 माह बाद तारीख दी गई। तहसीलदार ने दूसरी बार जमीन के कब्जे के बारे में पूछा तो पटवारी ने कहा कि वर्तमान में चैतू की जमीन के कुछ हिस्से पर राम सिंह ने कब्जा किया हुआ है। तीसरी गवाही, राम सिंह को नोटिस दी गई कि वह अपनी तरफ से जमीन के कागजात ये गवाह भरा जाएगा यहाँ पर पेश करे। चौथी पेशी में दोनों पक्ष के गवाहों, यहाँ पे गवाहों आएगा, ने गवाही दी। दोनों वकीलों ने तहसीलदार के सवालों के जवाब दिए। तहसीलदार ने दोनों पक्षों के बयान तथा वकीलों की बहस को सुना तथा प्रस्तुत कागजातों की जांच की। जांच में विवादित भूमि चैतू सिंह का होना तय पाया, अतः उसने अपने फैसले में लिखा कि राम सिंह चैतू की जमीन के हिस्से, यहाँ पर हिस्सा भरा जाएगा,
को छोड़ दे तथा मुआवजे के रूप में चैतू को 5,000 रुपए तथा न्यायालय खर्च के रूप में 500 रुपए दे। नीचे कथन सत्य है या सत्य लिखना है आपको। तो पहले नंबर अ है, किसी बात की शिकायत पुलिस थाने में करने के लिए FIR दर्ज करवाई जाती है, ये सत्य घटना है, यानी ये सत्य है आपका। नंबर 2, वकील का काम अपराधी को फैसला सुनाना होता है, ये असत्य है क्योंकि ये तो जज का काम होता है। नंबर 6 है, उच्च न्यायालय में छोटी कचहरी और सेशन कोर्ट के फैसले बदले जा सकते हैं, ये भी आपका सत्य है। अंतर बताना है, वकील और जज में क्या अंतर है। तो वकील और जज देखते हैं क्या है। वकील क्या करता है, वकील जुर्म की बात मजिस्ट्रेट यानी जज के सामने रखता है, दलीलें देता है एवं अपराधी को सजा दिलवाता है। जज या मजिस्ट्रेट जज दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनता है एवं विचार कर दोषी पाए जाने वाले पर सजा सुनाता है, दोषी नहीं होने पर दोष मुक्त करता है। मुजरिम और कैदी में भी अंतर बताना है। तो मुजरिम, किसी भी मनुष्य से अगर अपराध होता है तो वह मुजरिम कहलाता है। ऐसे अपराध जिनसे समाज की शांति भंग होती है, जैसे चोरी, रिश्वत, डकैती, हत्या, मारपीट आदि अपराध की श्रेणी में आते हैं। कैदी क्या है, अपराधी व्यक्ति को जज के द्वारा सजा दिलाने पर यानी सजा मिलने पर वह जेल में रहता है तो उसे कैदी कहते हैं। निम्नलिखित के कार्यों को बताइए। वकील है, मजिस्ट्रेट है, पुलिस, इन सब के कार्यों की बात करते हैं। तो पहले वकील को ले लेते हैं। वकील जुर्म की बात मजिस्ट्रेट यानी जज के सामने रखता है, दलीलें देता है एवं अपराधी को सजा दिलवाता है। मजिस्ट्रेट या जज का क्या काम होता है, जज दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनता है एवं विचार कर दोषी पाए जाने पर सजा सुनाता है, दोषी नहीं होने पर दोष मुक्त करता है। पुलिस का काम क्या होता है, पुलिस शिकायत की गई FIR से मामले की जांच एवं कार्रवाई करती है। FIR में मामले का विवरण, अपराधी का नाम, स्थान, समय, गवाहों के नाम आदि लिखे जाते हैं। इसी के आधार पर छानबीन करता है। पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती। हमें न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उत्तर है इसका, किसी भी प्रकार के विवादों से निपटने, आपराधिक जन्य मामलों एवं अनेक प्रकार से न्याय पाने के लिए हमें न्यायालयों की आवश्यकता होती है। दीवानी मामले और फौजदारी मामले में क्या अंतर है। तो दीवानी मामले जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूर मालिक के बीच पैसों के लेन देन में जो विवाद होता है उसे मामले को दीवानी मामले कहते हैं। फौजदारी ऐसे मामले जिनमें समाज की शांति भंग होती है, जैसे चोरी, रिश्वत, डकैती, हत्या, मारपीट आदि फौजदारी मामले हैं। न्यायालय में बार बार पेशियां क्यों होती हैं। उत्तर है इसका, किसी भी आपराधिक मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए तथा उचित फैसला लेने के लिए न्यायालय में बार बार पेशियां होती हैं, किसी जज द्वारा कोई गलत फैसला न सुनाया जा सके। ये बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करेंगे, जिससे मुझे पता चलता रहे मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और ये घंटे को भी दबा लेना है, बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।